नमस्कार, स्वागत है आपका खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। 1 जुलाई को भानपुरा सीतामऊ क्षेत्र में दूसरे चरण का मतदान हुआ। इस दौरान मतदाताओं ने भारी संख्या में पोलिंग बूथ पर पहुंचकर वोट डाला। दूसरे चरण के मतदान को लेकर भी प्रशासन की तरफ से हर तरफ पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जिसके चलते दूसरे चरण के मतदान को भी शांतिपूर्ण तरीके से निपटा लिया गया और प्रशासन काफी मुस्तैद दिखाई दिया। एक जुलाई को मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर दूसरे चरण के लिए मतदान हुआ और इस दौरान प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद दिखा और लोगों ने भी पोलिंग बूथ पर पहुंचकर वोट डाले और इस दौरान शांतिपूर्ण तरीके से मतदान को संपन्न करा लिया गया। वहीं मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में भिंड और अटेर में वोटिंग हुई। हालांकि मतदान के दौरान छोटी छोटी झड़प देखने को मिली, लेकिन प्रशासन और पुलिस की मुस्तैदी की वजह से चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। भिंड के जिला कलेक्टर और स्थानीय निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सतीश कुमार और पुलिस कप्तान शैलेंद्र सिंह चौहान की कड़ी मेहनत से भिंड और अटेर की 149 ग्राम पंचायतों के लिए बनाए गए 686 पोलिंग बूथों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो गया। त्रिस्तरीय पंचायती राज को लेकर मध्य प्रदेश में चुनाव देखने को मिल रहे हैं। पंचायती राज व्यवस्था के लिए चुनाव हो रहे हैं और इसी सिलसिले में भिंड में भी मतदान हुआ। मतदान का सिलसिला जो चल रहा है प्रदेश में, इसके दूसरे चरण की ये वोटिंग हो रही है। इसी के तहत भिंड में मतदान हुआ और प्रशासन काफी मुस्तैद दिखा और लोगों ने भी वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग हुई और इस दौरान प्रशासन काफी मुस्तैद दिखा। 149 पंचायतों में मतदान हुआ। इसके लिए 686 पोलिंग बूथ बनाए गए थे। प्रशासन ने शांतिपूर्ण तरीके से मतदान को संपन्न करा लिया और उसके बाद पोलिंग के बाद प्रशासन ने बक्सों को और ईवीएम मशीन को लॉकर रूम में भेज दिया। पंचायत चुनाव में हर प्रत्याशी ने विकास के नाम पर वोट मांगे। जिला पंचायत वार्ड 18 की बात करें तो यहां विकास के लिए नहीं, अपने वर्चस्व की लड़ाई के लिए लड़ा जा रहा है। इस बीते एक नाबालिग बच्ची श्रद्धा मीणा की माने तो यहां बीते 15 सालों में विकास नहीं हुआ है। ना ही पानी की व्यवस्था है और ना ही स्वच्छता का कोई नाम है। गुना में पंचायती राज को लेकर जो चुनाव चल रहे हैं उसमें जिला पंचायत के वार्ड 18 के लिए भी वोट पड़े और यहां पर एक नाबालिग बच्ची ने पूरे कार्यप्रणाली की जो जिला पंचायत है उसकी पोल खोल कर रख दी। उसने ये कहा कि यहां पर जो जिला पंचायत के लिए जो मतदान हो रहा है ये वर्चस्व की लड़ाई है, ना कि विकास के नाम पर यहां वोट मांगे जा रहे हैं। नाबालिग का नाम श्रद्धा बताया जा रहा है, जिसने ये कहा कि यहां पर कोई विकास नहीं हुआ है और ना ही यहां पर स्वच्छता का कोई नाम है। कुछ नहीं करते, सिर्फ बोल के रह जाते, कुछ भी काम नहीं। आप हो ना 15 साल से हमारे यहाँ चुनाव नहीं हुआ। इससे पहले 5 साल पहले एसी की सीट आई थी तो कोई जनता को एसी की सिर्फ एक एरिया था हमारे यहाँ, इसलिए चुनाव नहीं डाले। तो 15 साल से सिर्फ एक सरपंच है जिससे कुछ भी चुनाव। क्या नाम है बेटा सरपंच के 15 साल से जो है? भारत सिंह। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां देश भर की तरह इंदौर में भी केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया है। मध्य प्रदेश प्रदूषण बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर यूज करने वालों को और उसको निर्माण करने वालों पर कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी की माने तो इंदौर में प्रदूषण का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त शहर होने से कहीं ना कहीं शहर को प्रदूषण से राहत मिलेगी।
इंदौर में भी 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया गया और प्रदूषण बोर्ड लोगों को लगातार जागरूक कर रहा है और इसके लिए सजा का भी प्रावधान किया गया है। इंदौर जिसे कि देश में स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार नंबर 1 का स्थान हासिल हुआ है, उस शहर में भी अगर देखें तो प्रदूषण का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से इंदौर में भी सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया गया और जो भी सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करता हुआ या उसके निर्माण में लगा हुआ पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए 1 जुलाई 2022 से शासन द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। इसके पहले भी ये था कि जन जागरूकता अभियान चलाया जाए जिससे सभी को पता चले और 1 जुलाई से बंद कर पाएँ। तो हमने सर्वप्रथम तो 2 तारीख को मीटिंग दिया था पहले भोपाल मोड़ में, फिर हमने 5 जून को एक वेबिनार किया था कि जो भी प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर हैं और प्लास्टिक के डीलर्स हैं ये सिंगल यूज प्लास्टिक के, तो उनका एक वेबिनार लिया था, उनको सबको समझाई दी थी कि 1 जुलाई से बंद हो जाएगा, जिसके लिए वो 15 जून तक ही केवल मैन्युफैक्चरिंग के काम करेंगे। इसके बाद उसको वहीं बलरामपुर जिले में तुहर पौधा तुहर द्वार योजना के तहत विधायक प्रतिनिधि और जेल संदर्शक ने हरी झंडी दिखाकर वाहन को रवाना किया। बता दें कि शासन की ओर से इस योजना के तहत घर घर जाकर लोगों को फलदार और अन्य पौधे दिए जाएंगे, साथ ही उन्हें पौधों को बचाने और देखरेख के लिए जागरूक भी किया जाएगा। आपको यह बता दें कि वन विभाग की तरफ से यह योजना शुरू की गई है और उन्हीं के अधिकारी कर्मचारी वाहन में होंगे और वे खुद लोगों को पौधा देंगे। बलरामपुर में तुहर पौधा तुहर द्वार योजना के तहत वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जिसमें फलदार और दूसरी तरीके के पौधे रखे गए हैं और ये पौधे वन विभाग के कर्मचारी और अधिकारी लेकर लोगों के घर घर जाएंगे और लोगों को पौधे दिए जाएंगे ताकि लोग पौधे लगाए और पौधों की देखरेख के लिए भी लोगों को जागरूक किया जाएगा। बलरामपुर जिले में तुहर पौधा तुहर द्वार योजना के तहत पौधों का वितरण किया जा रहा है, लोगों में पौधे बांटे जा रहे हैं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं और लोगों को इस दौरान पौधों की देखरेख के लिए और साथ ही पर्यावरण और प्रदूषण को लेकर जागरूक भी किया जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कक्षा 10वीं की परीक्षा परिणाम 14 मई को घोषित किया था, जिसमें नगरभाट गांव के एक निजी स्कूल की छात्रा सुष्मिता मनहर को 94.6% मार्क्स मिले थे, लेकिन वो अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं थी, जिसके बाद छात्रा ने रीवैल्यूएशन के लिए आवेदन किया था। वहीं अब रीवैल्यूएशन का रिजल्ट आने के बाद छात्रा के 14 अंक बढ़ गए हैं और 97% के साथ छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल में 9वीं रैंक लाकर टॉप 10 की लिस्ट में अपना नाम शामिल कर लिया है। इधर सुष्मिता के माता पिता और उसके टीचर्स में भी खुशी का माहौल है। वहीं स्कूल के सभी बच्चे स्टाफ सुष्मिता मनहर के घर पहुंचे और छात्रा को पुष्प गुच्छ भेंट कर बधाई दी। छत्तीसगढ़ के मनहरभट गांव की यह खबर है, जहां पर एक छात्रा को 94.6% मार्क्स मिले हुए थे 10वीं की परीक्षा में, लेकिन अपने रिजल्ट से वो संतुष्ट नहीं थी, जिसके बाद उसने रीवैल्यूएशन के लिए आवेदन किया, जिसके बाद छात्रा को 97% नंबर मिले हैं। रीवैल्यूएशन में जब छात्रा की कॉपी जांच की गई तो उसमें उसके 14 नंबर बढ़ गए, जिससे उसके मार्क्स 97% तक जा पहुंचे और छात्रा छत्तीसगढ़ राज्य में टॉप 10 में शामिल हो गई, जिसको लेकर छात्रा के स्कूल, माता पिता और आसपास के पड़ोसियों में भी खुशी का माहौल देखने को मिला और लोगों ने छात्रा को बधाई दी।
इंग्लिश का मार्क्स था 85, वो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, बिलीव ही नहीं हो रहा था कि इतना कम आएगा करके। देन आफ्टर मैंने रिवैल्यूएशन या रीचेकिंग के लिए फॉर्म डाला, फिर 14 मार्क्स पढ़ा मेरा। ठीक है, बहुत खुशी है मेरे को। बच्चे की मेहनत किया था, उसका फल मिला है। बच्ची आगे जाकर क्या करना चाहती है, क्या गोल क्या है? सो डॉक्टर बनूंगा। खबर बलरामपुर से है, जहां शिक्षा विभाग की टीम ने 1 साल के बच्चे को पढ़ाने का जिम्मा उठाया है। दरअसल ताराचंद नाम का एक 12 साल का बच्चा है, जिसके पिता की 4 साल पहले मौत हो गई थी, जिसकी वजह से आर्थिक तंगी के कारण बच्चा किसी दुकान पर काम करने लगा था। लेकिन बच्चे को पढ़ाई करने का मन होता था, जिसकी वजह से वो लगभग हर किसी से कहता था कि उसे पढ़ाई करना है और वो कुछ बनना चाहता है। जिसे सुनकर एक शख्स ने बच्चे को देख शिक्षा विभाग के मंडल संयोजक और बीआरसी को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद शिक्षा विभाग की टीम बच्चे के पास पहुंचकर एडमिशन की बात की। इसके बाद बच्चे की मां की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसकी खुशी के आंसू रुकने के नाम नहीं ले रहे थे। बलरामपुर जिले का यह मामला है, जहां पर एक बच्चा पढ़ना चाहता था, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से वो पढ़ नहीं पा रहा था, क्योंकि बच्चे के सिर से पिता का साया उठ चुका था 4 साल पहले ही, और आर्थिक तंगी की वजह से उसकी मां बच्चे को पढ़ाने में असमर्थ थी, जिसके चलते बच्चा एक दुकान पे काम करता था। लेकिन हर किसी से वो इस बात का जिक्र किया करता था कि वो पढ़ना चाहता है और कुछ बनना चाहता है। इसी को लेकर एक शख्स ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया और उनके संज्ञान में मामले को लाया, जिसके बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बच्चे का एडमिशन कराया, जिसके चलते बच्चे के परिवार में बच्चा और उसकी मां दोनों को काफी खुशी मिली और शिक्षा विभाग ने बच्चे की पढ़ाई का जिम्मा अपने सिर ले लिया। आज मैं अपने कार्यालय में जैसे ही बैठा था तो हमारे बीआरसी साहब और आपके माध्यम से हमें सूचना मिला कि एक 5वीं पढ़ा हुआ बच्चा बस स्टैंड में किसी कारण से भटक के आ गया है, जो पढ़ना चाहता है। तो उसको पढ़ाने के लिए हम लोग उससे बात किए। सौभाग्य से उसकी माताजी भी आई हुई थी, उनसे बात किए तो बच्चा पढ़ने का काफ़ी इच्छुक है। तो उसको उसके इच्छानुसार हम लोग पढ़ाने के लिए विद्यालय और छात्रावास की सुविधा देने के उद्देश्य से उसको जो है हम लोग रामानुजगंज मंडल संयोजक साहब से बात करके व्यवस्था बनाने का प्रयास किया है। मैं बहुत दिक्कत था, इसलिए यहाँ आ गए हैं। न कोई दिक्कत नहीं है कि मैं सोचे कि मैं पढ़ा सकूँ, ये नहीं तो कहूँ रहेगा तो पढ़ जाएगा तो ठीक है। समझाएं कि मैं पढ़ाई लिखाएंगे, उन लोग में गलती नहीं है। मैं अपना जीवन में सोचे बात करी था कि पढ़ लिख जाएगा तो ठीक है, मेरा अख्तियार है ये नहीं है। आया है ना, बस करूँ ना इसलिए मतलब इनका नाम जानते हैं, क्या दे रहे थे, चलिए नाम नहीं। वहीं इंदौर में डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में हर खबर की टीम दर्श हॉस्पिटल पहुंची, जहां डॉक्टर विनोद यादव से खास बातचीत की। बातचीत के दौरान डॉक्टर विनोद यादव ने देश और दुनिया में सभी डॉक्टर्स को शुभकामनाएं देते हुए बताया कि किस तरह कोरोना महामारी में सभी डॉक्टर्स ने अपनी जान की परवाह किए बिना जनसेवा की। साथ ही ये भी कहा कि दर्श हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं हैं। इस हॉस्पिटल में बेटी के जन्म के समय किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है। डॉक्टर्स डे पर हर खबर की टीम ने डॉक्टर विनोद यादव से बातचीत की, जो दर्श हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं। इस दौरान उन्होंने सभी डॉक्टर्स को डॉक्टर्स डे की शुभकामनाएं दी और यह भी बताया कि दर्श हॉस्पिटल में बेटी की जन्म पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता है और दर्श हॉस्पिटल में हर तरीके की सुविधा मुहैया कराई जाती है।
महामारी कोविड-19 का दौर डॉक्टर्स के लिए भी भयानक हुआ कर रहा है, क्योंकि उस समय डॉक्टर्स की भी फैमिली थी, डॉक्टर्स के भी परिवार, बच्चे सभी, उसके साथ में डॉक्टर्स को अपने आप को बचाते हुए पेशेंट्स को भी ट्रीट करना, तो वो जो समय रहा वो जितना पेशेंट्स के लिए दुखदाई समय और जितना हार्ड समय रहा उतना ही हार्ड समय डॉक्टर्स के लिए रहा। वहीं गर्मियों की छुट्टी के बाद अभी स्कूल ठीक से खुले भी नहीं कि छत्तीसगढ़ में स्कूली बच्चे सड़क पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। बताया जाता है कि स्कूलों में टीचर्स की कमी के चलते बच्चों को मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ा। टीचर्स की कमी को झेल रहे बच्चे हाथों में तख्तियां लिए नजर आए और इन बच्चों ने घंटों सड़क पर चक्का जाम लगाया। साथ ही शासन प्रशासन से शिक्षकों की मांग की और कहा कि पढ़ाई में उनका नुकसान हो रहा है। जाम की सूचना मिलने पर तहसीलदार हनुमंत प्रसाद सहित अन्य अफसर मौके पर पहुंचे। बच्चों और उनके पेरेंट्स को समझाया गया और उसके बाद जाम खुल सका। अभी स्कूल ठीक से खुले ही नहीं है और 1 जुलाई से स्कूल खुलना शुरू हुए, लेकिन उसी दिन बच्चों को प्रदर्शन करना पड़ा क्योंकि स्कूल में टीचर नहीं है। बच्चे टीचर्स की कमी के चलते परेशान हैं, जिसको लेकर अपने पेरेंट्स के साथ बच्चों ने प्रदर्शन किया। हाथों में उनके कॉपी किताब की जगह तख्तियां नजर आई और उन्होंने चक्का जाम कर दिया था, जिसके बाद प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने बच्चों और पेरेंट्स को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया और उसके बाद जाम को खुलवाया जा सका। स्कूल खुला परेशानी ये है कि 5 क्लास है और 2 शिक्षक है, तो एक तो हेड है, तो हेड तो इधर उधर के काम में लग जाते हैं। एक ही है, एक शिक्षक 5 क्लास को संभालने में थोड़ा से दिक्कत जाती है, इसलिए शिक्षक की मांग करने के लिए रैशनलाइजेशन युक्तिकरण की कार्रवाई टीचरों कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पर टीचरों की छात्र संख्या के अनुरूप नहीं है या कमी है वो कार्रवाई कर रहे हैं। आज जरूरी है हिलवा खुदा के छात्र सड़क पे आए थे तो उनको समझाई दी गई है और टीचरों को अभिभावकों को समझाई दी है। अगर कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो हम डीओ को बताएं, डायरेक्ट कलेक्टर को भी जनदर्शने मिल सकते हैं। हमारे स्कूल में शिक्षक नहीं है, सिर्फ 2 जने हैं, तो पढ़ाई उससे अच्छे से नहीं हो पाता। हमारा घर बहुत दूर है, फिर भी हम लोग पढ़ने के लिए ही स्कूल आते हैं, खेलने के नाम से नहीं आते। पढ़ेंगे करके स्कूल आते हैं तो शिक्षक नहीं है तो पढ़ाई भी नहीं हो पाता। और हमारी पानी की टंकी को गौठान से आए हुए बच्चे लोग फोड़ देते हैं, यहीं से पढ़ के निकले फिर भी से उन लोग ऐसी। वहीं महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पिछले कुछ दिनों से शांत बैठे नक्सली एक के बाद एक बार फिर से सक्रियता दिखाने लगे हैं। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने भामरागढ़ तहसील के बिसा मुंडी में हो रहे निर्माण कार्य का विरोध जताते हुए एक के बाद एक 5 वाहनों को आग के हवाले कर दिया, जिसके साथ ही सोते हुए मजदूरों को जगाकर उनकी पिटाई की। इन नक्सलियों की संख्या 25 से 30 बताई जा रही है। घायल हुए मजदूरों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने अस्पताल में जख्मी मजदूर से शिकायत पर हादसे की जांच शुरू कर दी है। गढ़चिरौली में एक बार फिर से नक्सली सक्रिय हो उठे हैं और एक निर्माण कार्य का वो विरोध कर रहे हैं। उसी को लेकर नक्सलियों ने हमला किया, 5 वाहनों में आग लगा दी और काम कर रहे मजदूरों को भी पीटा, जिसके बाद पुलिस ने एक मजदूर की शिकायत पर संज्ञान लिया और मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच जारी है। गढ़चिरौली में जहां पिछले काफी दिनों से नक्सली एक शांत थे, लेकिन एक बार फिर से नक्सली सक्रिय होते दिखाई दे रहे हैं। नक्सलियों ने 5 वाहनों को फूंक दिया और 3 मजदूरों को जमकर पीटा।
जैसा मतलब पहले कम से कम बात तो भी करना था, सीधा आके जैसा हाथ दुपट्टे के बांध के मारना चालू के बात करने को होना कि किसको कितने दिन से यहाँ पे काम कर रहे हैं, रोजी क्या, सब कुछ पूछ के तो मारना चाहिए था। ट्रैक्टर जलाए, मारने से ट्रैक्टर में जलाना था, जलाने से आदमी को नहीं मारना था। मन आके मारे, काम नहीं दाम नहीं, कुछ तो पूछताछ करके मारने से इन लोग की ऐसे चुगली किए नहीं तो गलत किए बोल के मारने से ठीक था। अपने आप आके जैसा पकड़े वैसा मैं जहाँ पे सोता वो सब उनको पता है, हम लोग घर के अंदर नहीं सोता, ऐसे एक झूले। वहीं सुकमा में डीआरजी को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल मनकापाला में के बोरापारा जंगलों में माओवादी और डीआरजी सुकमा के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक माओवादी ढेर हो गया। वहीं मुठभेड़ के बाद सर्च करने पर माओवादी का शव बरामद हुआ। बता दें कि माओवादी की पहचान कमलेश मलंगिर एरिया कमेटी सदस्य के रूप में की गई है, जिस पर 5 लाख का इनाम घोषित किया गया था। सुकमा में माओवादियों और डीआरजी विभाग में मुठभेड़ हुई, जिसमें 5 लाख का इनामी माओवादी मारा गया है। वहीं दंतेवाड़ा में कटे कल्याण थाना क्षेत्र के नेडनार के जंगलों में गुरुवार को नक्सलियों और पुलिस में मुठभेड़ हुई, जिसमें एक 5 लाख के हार्डकोर माओवादी ढेर हो गया। वहीं मुठभेड़ के बाद सर्चिंग के दौरान जवानों ने मौके से एक पिस्टल, वॉकी टॉकी और टिफिन बम बरामद किया है। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ में मारे गए नक्सली मैंगू उर्फ डेंगा मड़कम पर थाना कटे कल्याण में आर्म्स एक्ट और अन्य समेत 18 केस दर्ज हैं। इसके अलावा उस पर इनाम पॉलिसी के तहत 5 लाख रुपए और पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा की ओर से 10,000 रुपए का इनाम रखा हुआ था। दंतेवाड़ा में पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई, जिसमें 5 लाख का इनामी नक्सली ढेर हो गया, जिसके पास से पुलिस ने एक पिस्टल, वॉकी टॉकी और टिफिन बम बरामद किया है। नक्सलियों और पुलिस में मुठभेड़ हुई, जिसके बाद पुलिस ने जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया। सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सली का शव बरामद हुआ और पुलिस ने नक्सली की पहचान की, जिसमें पता चला कि ये नक्सली 5 लाख का इनामी है। वहीं सूरजपुर में मुखबिर की सूचना पर रात में गश्त कर रहे थाना प्रभारी की टीम ने 2 मवेशी तस्करों को गिरफ्तार किया और ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया, जिसमें से 23 मवेशी बरामद हुए। बता दें कि पुलिस ने परशुरामपुर में घेराबंदी कर एक ट्रक को चेकिंग के लिए रोका तो उसमें से 23 मवेशी मिले। वहीं ट्रक चालक चांद मोहम्मद खान और सहयोगी निजाम खान ने बताया कि वो मवेशियों को झारखंड से खरीद कर ला रहे हैं, लेकिन उन पर खरीदी के कोई दस्तावेज मौजूद नहीं थे। अरे सूरजपुर में पुलिस ने मवेशी तस्करों को गिरफ्तार किया, उनके ट्रक को रोका, जिसमें से 23 मवेशी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने मवेशी तस्करों से दस्तावेज दिखाने को कहा तो मवेशी तस्कर कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाए, क्योंकि उनके पास कोई दस्तावेज थे ही नहीं। मवेशी तस्करों का कहना है कि वो झारखंड से इन पशुओं को खरीद कर ला रहे थे, लेकिन जब पुलिस ने पशुओं की खरीद को लेकर दस्तावेज की मांग की तो उनके पास से कोई दस्तावेज नहीं मिला। वहीं बलरामपुर के लडुआ हाई स्कूल परिसर में युवक की लाश मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। युवक की हत्या पत्थर से कुचल कर की गई। इधर हत्या की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। हत्या की छानबीन में जुटी पुलिस को लाश के पास से ही एक बड़ा पत्थर मिला। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
बलरामपुर में एक स्कूल से एक युवक का शव बरामद हुआ है, जिसको लेकर इलाके में सनसनी फैल गई और शव के पास से एक बड़ा पत्थर भी मिला है। आशंका जताई जा रही है कि पत्थर से ही कुचलकर युवक की हत्या की गई है। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुटी हुई है। और बलरामपुर की यह खबर है, जहां स्कूल में एक युवक का शव मिला, जिसके बाद कहते हैं आवाज इंसान की पहचान होती है और अगर कोई इंसान अपनी बिजनेस के लिए अपनी आवाज का इस्तेमाल करे तो उसका कहना ही क्या। ऐसा ही कुछ देखने को मिला है बलरामपुर में, जहां पर राजपुर जिले में देवलखन नाम का शख्स बस स्टैंड में चना बेचना शुरू किया और आज हर रोज 2 से 2.5 हजार का चना बेच लेता है। इसके चना बेचने का तरीका थोड़ा अलग है। बता दें कि देवलखन माइक लगाकर चना बेचते हैं और हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर फ्रेंड। खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए हर खबर के साथ।